एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। दिस साइड सृष्टि त्यागी एंड आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। दिस वीडियो इज द वन शॉर्ट वीडियो फॉर द कंप्लीट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, उनकी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कराने में काफी हेल्प करेगी। सो फर्स्ट थिंग इज एटम। व्हाट इज एटम? एटम होते क्या हैं? तो हम लोग जितना भी आप पढ़ते हैं साइंस में, मेजरली हम बाहर के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उस कंट्री के साइंटिस्ट ने ये बताया, डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। बट हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी चीजें बताई थी, तो उन्होंने भी एटम के बारे में बताया। फर्स्टली यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन साइंटिस्ट, यहाँ पर फर्स्ट साइंटिस्ट जो इंडियन थे उनका नाम है यहाँ पर महर्षि कनद। उन्होंने एटम के बारे में क्या बनाया? दिस इज द थिंग दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, बट आप लोग उसे ध्यान से पढ़ते नहीं है। महर्षि कनद ने बताया एटम के बारे में कि जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, क्या हम उनको मानते हैं मैटर? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, एवरीथिंग कंसिडर्ड इन द मैटर। तो मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक स्टेज वो आती है कि उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। महर्षि कनद ने उन पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु, और यही परमाणु कहे जाते हैं एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि कनद क्या कहा गया था कि अगर हम डिवाइड करते हैं मैटर को अगर डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? इसमें टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, टाइनी पार्टिकल्स, और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को कहा गया है एटम। तो एटम की थ्योरी हमारे यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट ने, महर्षि कनद ने काफी पहले दे दी थी। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, पाकुदा कात्यामा। उन्होंने भी एटम के बारे में कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जो एटम है ना, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो अकेले नहीं रहेंगे, उनको अकेले रहना पसंद नहीं है, वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे जिसकी वजह से मैटर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्होंने क्या बताया कि एटम्स प्रेजेंट इन और एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो ये दो चीजें हमारे यहाँ पर पहले से ही बता दी गई। इसके बाद आगे का देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं। Our next topic is laws of chemical combination. What is chemical combination? मतलब जब दो चीजें, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड जुड़ते हैं और एक नई चीज बनती है, एक नया कंपाउंड बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसके कुछ लॉज होते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं कि उसका कोई एक फिक्स रूल होगा, कोई ना कोई लॉ रहेगा जो फॉलो होगा ड्यूरिंग दैट केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट लॉ इसमें हमारा आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बोला गया है कि सपोज कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन में हमने लिया A प्लस बी इक्वल्स टू सी। A प्लस बी ने रिएक्शन करी आपस में और एक नया सब्सटेंस बनाया C। तो अगर यहाँ पर A 2 ग्राम था और B 3 ग्राम था, तो जो C की फॉर्मेशन होगी दैट विल बी 5 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व। सो मास को हम ना तो पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, ना ही उसमें नया मास क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो मास टोटल कंजर्व रहता है। कि अगर लेफ्ट हैंड साइड हम देखें रिएक्शन की, तो भी A था 2 ग्राम, B था 3 ग्राम, तो टोटल कितना मास हो गया? 5 ग्राम। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा C, वो भी हमारा क्या होगा? 5 ग्राम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ठीक है, नेक्स्ट लॉ आता है हमारा यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी है। फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड इज प्रपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स एंड प्रपोर्शन का मतलब है यहाँ पे रेशियो। तो इस लॉ में डेफिनेटली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ फिक्स रेशियो होगा। अब किसका फिक्स रेशियो होगा वो देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर के फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज H2O।
अगर हम यहाँ पे इसका रेशियो निकालें, रेशियो बाय मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। अब मैं रेशियो निकाल रही हूँ उसका, किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इफ द एटॉमिक नंबर इज 8, मास इज 16। ठीक है, अब 2:16 हमने बचपन में पढ़ा है कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, अपॉन करना। सो 2/16 मीन्स 1/8, 2 1 जा 2 एंड 8 इज 416। ठीक है, ये आ गया 1:8। तो इसका मतलब ये है कि वाटर में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा इसका रेशियो चेंज नहीं हो सकता। इनका रेशियो जो मास के रेस्पेक्ट में है दैट इज फिक्स्ड। सो ये लोग क्या कहता है हमारा कि इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमारे दोनों लोग कंप्लीट हो गए केमिकल कॉम्बिनेशन का। आगे चलते हैं इसी में। Our next topic of this chapter is Dalton's atomic theory। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए थे हमारे डाल्टन, उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया। उन्होंने सोचा भाई मैं भी कुछ बताता हूँ एटम के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, याद रखना, जिससे एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। 6 पॉइंट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी मैटर है आसपास, वट एवर इट इज, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हर कोई मैटर बना हुआ है टाइनी पार्टिकल्स का। टाइनी पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और उन्हीं पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया है, एटम। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एटम्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब फर्दर उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और एक केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। अगर ए और बी है तो वो कहीं ना कहीं, अगर सी बन रहा है तो उसकी फॉर्मेशन में प्रेजेंट होंगे। देयर कैन ओनली बी द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट एटम क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। तो कुछ क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, इससे कुछ याद आ रहा है कि ये कौन सा लॉ फॉलो करेगी? ये वाली जो पोस्टुलेट है डाल्टन की, कौन सा लॉ फॉलो करेगी? दिस विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? तो ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लो, कोई भी, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं ना, बिना, जैसे बिन H2 को अगर मैं 2 के साथ नहीं देखूं, अकेला H देखूं, देन इट विल बी अ एलिमेंट। तो जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं वो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट में अगर मैं देखूं कि हाइड्रोजन है सपोज, तो हाइड्रोजन की जितनी भी एटम होंगी उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, दैट विल बी आइडेंटिकल इन देयर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट याद हो जाएगा, तो फोर्थ पॉइंट उसका जस्ट उल्टा है। अगर सेम एलिमेंट के जो एटम है उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो डिफरेंट का क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं और ऑक्सीजन को देखूं, तो वो अलग अलग एलिमेंट है, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन। तो उनके जो एटम्स होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म द कंपाउंड। एटम्स हमेशा होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेके सारे नंबर होल नंबर। मतलब कभी भी एटम्स फ्रैक्शन में, डेसिमल में कंबाइन नहीं होंगे। एटम्स हमेशा होल नंबर में कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाने के लिए। अगर एग्जांपल फिर से वाटर का देख लेते हैं, H2O, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 इज फॉर ऑक्सीजन, सो 2 and 1 बोथ आर होल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। अब इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आएगा, वो आप ध्यान से सुनना। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, अब की बार हम ले लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, काइंड मतलब टाइप ऑफ एटम, की जो एटम्स प्रेजेंट हैं,
इसमें और उनका जो नंबर प्रेजेंट है दैट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था फिक्स, कि वो फिक्स रहेगा। तो अब इस कांस्टेंट से फिक्स रहने से क्या याद आया कि ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहां पर मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं, एक फॉलो करता है पॉइंट नंबर सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये वाला पॉइंट फॉलो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ एटम। एटम का साइज कितना होगा, ये सोचा है कभी आपने? तो एटम का साइज उतना छोटा होता है जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा छोटा। ठीक है, मतलब हम जितना छोटा सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटी होती है एटम, इवन स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन, स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस, कोई एक एटम है तो उसका रेडियस क्या होगा? एटम की शेप अगर स्फेरिकल है तो वो कितने रेडियस को कवर करेगी? तो उसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में। एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर, एनएम। ठीक है, अब नैनोमीटर भी एक यूनिट है, तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर, ये आपको याद रखना है। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। दिस इज अबाउट द साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब आता है इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि मेरी तरफ से है कि एटम इतने छोटे होते हैं, देन व्हाई वी नीड टू केयर अबाउट द टाइनी एटम्स? हमें इनके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? तो यहां पर क्या आंसर होगा वो सुनिए। अगर हम बात करें एक वायरस की, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो भी तो बहुत छोटा होता है ना, लेकिन हमारे एंटायर बॉडी सिस्टम को खराब करने के लिए वो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम एटम को देखें तो एक छोटा सा एटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो बना हुआ है इन टाइनी एटम से, क्योंकि एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। क्लियर? नेक्स्ट इज सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स। हम इतनी देर से बात करे जा रहे हैं एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तो क्या होते हैं ये एलिमेंट्स? अभी मैंने बताया था जो सिंगल पाए जाएं, जो इसके साथ कोई कंबाइन ना हो, वो होते हैं आपके एलिमेंट्स। तो उनके कुछ सिंबल्स होते होंगे कि इतना बड़ा नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता, या फिर कभी कभी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम पूरा पूरा नाम लिखेंगे, देन द रिएक्शन विल बिकम सो लॉन्ग। तो इसलिए हमने इनके कुछ सिंबल्स बनाए जो कि आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम फॉलो करते हैं। सपोज कुछ सिंबल्स यहां पर मैं डिस्कस कर रही हूं, ये देखो, हाइड्रोजन इज H, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, few symbols I am discussing here. O, सोडियम। सोडियम का नाम S से शुरू होता है, लेकिन इसका सिंबल S नहीं होता, इसका सिंबल होता है Na। कैसे याद रखोगे आप इसका सिंबल? इसको ऐसे याद रखना है, सोडियम S से शुरू होता है तो सिंबल होना चाहिए S से ही, बट ये मना कर रहा है ना, Na नहीं, ये कह रहा है मैं अपने नाम का सिंबल नहीं रखवाऊंगा, तो इसलिए इसका सिंबल हो गया Na। सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का ये जो मैं एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ये सीरियल वाइज नहीं है, फ्यू एलिमेंट्स ओनली आई एम डिस्कसिंग हियर। बाकी के आप अपने एनसीईआरटी में से देख सकते हैं, एक टेबल भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर पोटेशियम का सिंबल होता है के, जो कि ग्रीक लेटर से लिया गया है हमने यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लें कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होगा यहाँ पर सी। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। और गोल्ड अगर हम ले लें तो गोल्ड का सिंबल होता है AU। क्लियर? ए कैपिटल स्मॉल यू, अगर यहाँ पे स्मॉल यू है तो वो स्मॉल ही रहेगा, हम अपनी मर्जी से इसको कैपिटल नहीं बना सकते। दिस इज द रूल एंड दिस इज द फिक्स्ड सिंबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है हमारा? एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, एटॉमिक मास किसी एक सिंगल एटम का मास होता है। तो हम इसके अंदर पहला पॉइंट जो लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब
दूसरी चीज, इस हर चीज को मेजर करने की यूनिट होती है। सपोज लेंथ है तो हम उसको मीटर में नापेंगे और सेंटीमीटर में हम इसको नाप सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर एटॉमिक मास है तो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होगी, तो उसका होता है आपका यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, इसकी यूनिट को। दूसरी चीज, एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया इसका नाम। अब यहाँ पे जो अब तक पढ़ाया है ना वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H। एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का, 1। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा यहाँ पर, और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा Z, और ऊपर लिखा जाएगा A मतलब एटॉमिक मास या मास नंबर, तो वो भी इसका 1 ही होता है हाइड्रोजन के केस में। समझ आया। अब इसको हम देखें एटॉमिक मास को, तो ये क्या है, ये सम है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये कैसे आया सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम है, अगर आपको नहीं पता तो अब यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी एटम है तो उसका जो मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, और वहां पर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है उसके अंदर। उस सेंटर को हमने बोला है न्यूक्लियस। क्या बोला है हमने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको प्रोटॉन कहा गया है, एंड कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनको हमने न्यूट्रॉन कहा है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है दैट इज द एटॉमिक मास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूल के बारे में, कि मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब एलिमेंट्स का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूं तो सिंपल है मॉलिक्यूल में कि एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अगर हम एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सेम टाइप के। तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, H2। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, O2। ठीक है, अब कंपाउंड की बात कर रही हूँ। कंपाउंड और एलिमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एलिमेंट एक होता है और कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्डेड होते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ वाटर, उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गया H2O इसका मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। क्लियर है। यहीं पर एक चीज आती है आपकी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या है, एटोमिसिटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2। 2 है तो 2 का मतलब डाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एटोमिक, डाई एटोमिक। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन इज ऑल्सो डाई एटोमिक, 2 एटम है। अब क्लियर हो गया एटोमिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। Our next topic is about ions। आयंस क्या होते हैं, तो अगर सिंपल हमने एटम के बारे में पढ़ा, अभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाए तो वो बन जाते हैं आयंस। तो आयंस को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब यहाँ पर एटम से है। ठीक है, चार्ज स्पीशीज। अब आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। ठीक है, एक बार बोल के देखो, कैटायन और एनायन। एनायन में जो एन की साउंड है वो 2 बार आ रही है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा एन की आवाज आ रही है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो कैसे होंगे, नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज एनायंस। और बचे कौन से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो हो जाएंगे आपके कैटायन। अब एक और चीज यहाँ पर देखना, अगर कोई एलिमेंट है और वो अपने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो जगह खाली हो जाती है। जगह खाली हो जाती है मतलब स्पेस वैकेंट है, खाली है, तो उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं खाली जगह को। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो मतलब वो क्या बन जाएगा, एनायन।
समझ आया कैटायन और एनायन के बारे में। इसके बाद यहीं पर आता है एक आपका पोली एटॉमिक आयंस। पोली एटॉमिक आयंस, पोली एटॉमिक, जैसे कैटायन में तो देख लेते हैं हम H+, सिंगल है, ठीक है, एक एलिमेंट है और उसके ऊपर चार्ज है। अब अगर मैं बात करूं पोली एटॉमिक आयंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोली? पोली मीन्स मैनी, ठीक है, तो इसी से इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम्स आर हियर। तो ऐसे आयंस में जिसमें मैनी एटम्स हो, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज, कैरिंग चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें चार्ज प्रेजेंट हो उसको हम कंसिडर करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। डेफिनेशन को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाम से क्लियर है, पॉली मींस मैनी, एटॉमिक मींस एटम्स, ऐसे आयन जिसमें बहुत सारी एटम्स हो, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड कैरिंग चार्ज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉली एटॉमिक आयंस में आपका एग्जाम्पल है जैसे OH-, 2 एटम है और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट आ जाता है NO3-, नाइट्रेट आयन। क्लियर? एनायन है दोनों इसमें, क्यों? वाई इट इज एनायन? बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट हियर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? केमिकल फॉर्मूला कि किसी केमिकल रिएक्शन से कोई कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला मतलब इसको हम कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पर? सिंबॉलिक representation of a chemical compound, of a compound, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स के बताऊंगी, बट उससे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक जानना है, दैट इज वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी के बारे में बहुत सुना होगा। अब कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ यहाँ पर, ये समझना ध्यान से। वैलेंसी में पहली चीज ध्यान रखना ये है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर, ठीक है। वैसे तो ये इससे रिलेटेड काफी कुछ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसमें मैं समझाऊंगी, बट अभी इतना समझो। सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हमने यहाँ पर लिख दिया और ऊपर लिख देते हैं उसका एटॉमिक मास, दैट इज 12। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास इज 12, ठीक है। तो उसको हम एटॉमिक नंबर जो है इसका 6, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? शेल्स में। अब यहाँ पर मैं बना देती हूँ KLM। KLM का कॉन्सेप्ट पूरा आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि यहाँ पर शेल्स प्रेजेंट होती हैं एटम के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा, इनकी फिक्स्ड ऑर्बिटल्स होती हैं। ऑर्बिटल्स मतलब शेल्स होती हैं जहां पर ये प्रेजेंट रहेंगे। तो पहली जो शेल है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, दूसरी वाली की 8 होती है। अभी इतना ही बता रही हूं मैं आपको। तो पहली में 2 चले गए तो 6 में से कितने बचे? 4 बच गए, ठीक है। तो इसका हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो कार्बन की वैलेंसी है यहाँ पर 4। कि अभी वैलेंसी की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, कि कार्बन अपने साथ 4 लोगों से और जुड़ सकता है। लोगों से मतलब 4 एलिमेंट्स के साथ और बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मींस टेट्रा मींस 4 एंड वैलेंट मीन द वैलेंसी, ठीक है। और दूसरी चीज और भी कॉन्सेप्ट है वैलेंसी में, कि वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये वैलेंसी हो गई। अब यहाँ पर कुछ केमिकल फॉर्मूले देखो, जैसे है तुम्हारा यहाँ पर एक नाम मैंने दे दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल लिखो, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का सिंबल लिखो, H सल्फाइड के नीचे सल्फाइड का। तो सल्फाइड का जो चार्ज होता है ना ऊपर, अगर वो आयन है देन यू विल राइट द चार्ज, अगर वो आयन नहीं है, एलिमेंट है, देन यू विल राइट द वैलेंसी उसके नीचे। अब सल्फाइड एक आयन है जिसका चार्ज होता है 2, तो आपने 2 उसका चार्ज लिख दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें, तो इसकी वैलेंसी सीधे सीधे 1 हो गई। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
इस मेथड को क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। तो 2 चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ और S रह गया अकेला, क्योंकि इसके साथ 1 था, लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो फॉर्मूला बन गया क्या, H2S। दूसरा यहां पर हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम का सिंबल अभी डिस्कस किया था Na, क्लोरीन का सिंबल, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल 1 होता है, दोनों का चार्ज 1 1 है। Na का अगर आप देखोगे तो इसकी भी वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है। अब मैं जो ये वैलेंसी और चार्ज बता रही हूँ ये कहाँ से बता रही हूँ, एनसीईआरटी में एक इसी चैप्टर में टेबल गिवन है जहां पर आपकी हेडिंग डली हुई है प्रॉपर कि सम पॉली एटॉमिक आयंस, सम आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस, तो वहां पे उसके चार्ज लिखे हुए हैं उनके ऊपर, एटम के ऊपर। वो टेबल आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। फिर भी उस टेबल में कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज कमेंट मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दैट। अब यहां पर ये फिर से क्रिस क्रॉस मेथड होगा, तो ये सिंबल बन जाएगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूले समझ में आए? फॉर्मूले की मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो केमिकल फॉर्मूले हमारे हो गए। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, उसको कवर करते हैं यहाँ पर। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फॉर्मूला, यूनिट मास एंड मोलिकुलर मास। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड अलग है फॉर्मूला, यूनिट मास एंड मोलिकुलर मास, लेकिन इनका जो वे है कैलकुलेशन का वो सेम है। तो यहां पर हम क्या पॉइंट लिख देंगे, सेम वे टू कैलकुलेट, और लिख सकते हैं सेम वे ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर्मूला मतलब कोई भी फॉर्मूला आपको दिया है, आपको उसका यूनिट मास निकालना है। यूनिट मास मतलब यू में आप एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास निकाल दीजिए। सपोज यहाँ पर आपको वाटर का फॉर्मूला दिया है H2, अगर बोल दें कि इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालो तो वाटर का मोलिक्यूल हो या फिर वाटर का फॉर्मूला, बात तो एक ही है। वाटर का मोलिक्यूल बोले तो भी आप H2O लिखोगे, वाटर का फॉर्मूला बोले तो भी आप H2O लिखोगे। तो इसका मास कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 1, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। देन एलिमेंट चेंज हो गया, ऑक्सीजन आ गई, तो क्या करोगे प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 + 16 विल बी 18। 18 हो गया इसका मोलिकुलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास। अब आपको कैसे पता चलेगा, मोलिकुलर मास ज्यादातर हमें बोलते हैं मोलिक्यूल्स के लिए निकालने के लिए, और जो तुम्हारा होता है फॉर्मूला यूनिट मास वो आयंस के केस में होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। और बात वही है, अगर आपको एक आयनिक कंपाउंड है और बोल दिया गया है कि उसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालो तो भी आप सेम मेथड यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मेथड सेम है, तो बात यह है आपको करनी सेम चीज है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब यहां पर देखती हूँ NaCl, NaCl एक सॉल्ट है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, सोडियम का कितना लेते हैं हम 23, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मास होता है 23, होना चाहिए 22, ज्यादातर का डबल होता है बट इसका होता है 23, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 समथिंग, बट अप्रोक्स में हम इसको ले लेंगे 35 और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 58 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास कह रही हूं मैं, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कोई टॉपिक रह गया हो, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।